हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कंपटीशन बूस्टर चैनल पर। मैं फिर से हाजिर हूँ गणित का एक बहुत शानदार सा वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो में हम सीटेट 2014 जो कि सितंबर 2014 का है, उनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आएगा तो इसे अपना प्यार देना और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो जो आज का गणित का पहला प्रश्न है वो हमसे कह रहा है 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है। कितना अंतर है? ऑप्शन हमारे पास हैं 0, 495, 4,995 या फिर 5,005। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? सबसे पहले 5 का स्थानीय मान यहाँ पे कितना है। तो 5 का जो स्थानीय मान यहाँ पे है तो 5 को ऐसे ही उतार लेंगे और उसके बाद जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो हम बढ़ा देंगे। तो 5 के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट हम जीरो का बढ़ा देंगे। ये हो गया 5 का स्थानीय मान जो कि निकल के आया 5,000। और 5 का अंकित मान कितना होता है? 5 होता है। अब इन दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो हम इन्हें घटा देंगे और हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया 5, ये आ गया 9, ये आ गया 9, ये आ गया 4, यानी कि 4,995 इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिखाई दे रहा है। इस कारण ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला जो प्रश्न है 10 इकाई 10 दहाई 10,000 बराबर है। किसके बराबर है? 11,100 के, 1,01,010 के, या फिर 10,110 के, या फिर 11,011 के। यह किसके बराबर होगा? तो इन तीनों का जो जोड़ होगा, आइए इनको ज्ञात कर लेते हैं। बात करते हैं 10 इकाई की। चलिए 10 इकाई यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब 10 दहाई की, आइए इसको भी लिख लेते हैं 10 दहाई। अब 10,000, तो 10,000, 1 0 2 0 3 0। आइए अब इनको जोड़ते हैं। जोड़ने पाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 0 और फिर हो जाएगा 1, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा वो होगा 10,110। यहाँ पे भी जो ऑप्शन नंबर 3 है ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 33 नंबर प्रश्न 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। कितना है? 576 है, 575 है, 573 है या फिर 366 है। तो यदि उनके गुणनखंडों का योगफल निकालना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि 210 के कौन कौन से गुणनखंड हैं, फिर उनको ऐड करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा लेकिन आपको वहाँ पे पर्याप्त समय होता है। तो आइए 210 के सबसे पहले कौन कौन से गुणनखंड हैं उनको जान लेते हैं। तो 1 से 210 तो कटेगा ही कटेगा, हर संख्या कटती है। तो 210 कैसे बचेगा? 2 से भी कट जाएगा, 3 से, जी हाँ, 4 से नहीं कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से भी कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी कट जाएगा, फिर ये कटेगा 14 से, इसके बाद 15 से भी, उसके बाद 21 से, इसके बाद 30 से, उसके बाद 35 छक्का, उसके बाद 42 पच्चे 210, उसके बाद ये कटेगा 42 हो गया। अब कटेगा ये 70 से, 7 तरीके 21, इसके बाद ये कटेगा 105 से, और 210 से तो कटेगा, इस कारण 210 भी इसका एक गुणनखंड होगा। अब आइए इनको ऐड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1 2 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 6 17, 17 7 24, 24 10 34, 34 14 48, 48 15 63, 63 और 21 84, 84 और 30 114, 114 35 149, 149 और 42 191, 191 और 70 261, 261 और 5 105, ये हो गया 266 और 210, 366 और 210, ये हो जाएगा 576। यानी कि यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 576। 210 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल होगा। अब अगला जो प्रश्न है, गोरंग ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटा काम करने का 42 रुपया मिलता है।
तो उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना रुपया कमाया, ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं 560 रुपया, 580 रुपया, 540 रुपया या फिर 637 रुपया। तो यहाँ पे उसको 1 घंटे काम करने का 42 रुपया मिलता है, ये दिया गया है। और उसने कितना काम किया गया ये हम ज्ञात करेंगे। तो कितना काम किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1 यूनिट में, 1 इकाई में बदल लेंगे। या तो आप इन्हें घंटे में बदल लीजिए या फिर मिनट में बदल लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबको मिनट में बदलने जा रहा हूँ। तो 4.5 घंटे यानी कि 6 चौको 24 और 30, 270 मिनट इसने सोमवार को काम किया, प्लस 190 मिनट इसने काम किया मंगलवार को, और 220 मिनट जो है शुक्रवार को काम किया है। ठीक है, अब बचा बुधवार वाला, यह 5:20 से 9:10 तक। यदि यह 5:20 से 9:20 तक करता तो 4 घंटे पूरा हो जाता, लेकिन इसने 10 मिनट कम किया है, 9:10 पे ही चला गया है, यानी 3 घंटे 50 मिनट। यानी कि टोटल निकल के आ गया 3×6 = 18 और 50 230 मिनट। इतना उसने कुल काम किया है। जोड़िए ज़रा तो कितना आ रहा है, 270 और 190, ये हो गया हमारे पास 460, और 220 ये हो गया 680, और 230 यानी कि 910। उसने कुल काम किया है 910 मिनट। 910 मिनट उसने काम किया और उसे 1 घंटे का 42 रुपया मिल रहा है। तो कुल उसे कितना मिलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, 910 मिनट जो हमें प्राप्त हुआ उसे पहले घंटे में बदलना होगा। इसके लिए हम उसको 60 से भाग दे देंगे। ये हो गया इतना घंटा, 1 घंटे का 42 रुपया, तो इतने घंटे का कितना रुपया, यानी कि इसको जब 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल और 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 91 से, तो 7 × 7 और 7 × 9 63, यानी कि हमारे पास आ गया 637 रुपये। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में हमें ये दिखाई दे रहा है। हमें ये चौथे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, इस कारण यहाँ पे ये सही ऑप्शन होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या है। तो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 बार 9 लिख दीजिए, हमारे पास जो है सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की आ जाएगी। और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, तो 1 बार 1 लिखिए, बाकी जितने डिजिट बच रहे हैं 3 अंक में लिखना है, तो बाकी 2 डिजिट बच रहे हैं उनको 0 लिख दीजिए। ये हमारे पास आ गई 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब इनका योगफल हमसे पूछा जा रहा है, तो आइए ऐड कर लेते हैं। 9 9 10 को 0 हासिल लगा 1 और 9 1 10, यानी कि 100,999 10,099 यहाँ पे जो होगा आंसर होगा। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, 26 और 26 शतांक को कैसे लिखा जाता है। 26 को तो आप सभी लोग जानते हैं, 26 लिखा जाता है। 26 शतांक यानी कि 100 वाला पूछा जा रहा है। अगर 26 शतांक हमको लिखना है, 26 का 100वां हिस्सा लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 0.26। तो इन दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो 26.26 ये हमारे पास आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारे पास जो प्रश्न है 19,009/11 और 9,090/11 के से प्राप्त शेषफलों का गुणनफल कितना है। यानी कि यहाँ से जो शेषफल प्राप्त हो रहा है और यहाँ से जो शेषफल प्राप्त हो रहा है उनका गुणनफल हमें निकालकर बताना है। ऑप्शन हमारे पास हैं 4, 5, 8 और 12। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास कितना शेषफल आ रहा है। तो 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 11 करने 11 बचेगा हमारे पास 8, 0 उतारेंगे 80 हो जाएगा, 11 7 77 बचेगा 3, फिर 0 उतारेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 11 दूनी 22 बचेगा 8। अब हो जाएगा हमारे पास 89, यानी कि 11/88। अब हमारे पास शेषफल जो यहाँ से निकल के आया वो आया 1। आइए अब यहाँ से देख लेते हैं शेषफल कितना आया। 11/88 बचा 2 हो जाएगा 29, 9 उतारने पे हो जाएगा 11 दूनी 22,
बचेगा हमारे पास 7, और 7 को जब जीरो उतारेंगे तो हो जाएगा 70, और 11 छक्का 66। हमारे पास यहाँ से जो शेषफल निकल के आएगा वो आएगा 4। अब इन दोनों शेषफलों का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया 4। 4 करने 4, ऑप्शन 1 जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास हैं 12, 15, 18 या फिर 20। तो सबसे पहले मैंने इसको बताया हुआ है कि जब भी पूछा जाए कि इतने में कितना यह है तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो यदि 3 सही 1/2 को 1/6 से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, 3 सही 1/3 को एक पूर्ण भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ पे 3 त्रिके 9, 9 1 10, यानी कि 10/3 को हमको 10/3 को हमको किससे डिवाइड करना है, 1/6 से। और इसको हल करने का तरीका आप सभी लोगों को पता है, बाह्य पदों का गुणनफल बटे मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 10 × 6/3 × 1। ठीक, यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, और जब 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। 10 दूनी 20। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है 3 सही 1/3 में 20 बार 1/6 होगा। अगला जो प्रश्न है 39 नंबर, यह हमसे कह रहा है कि गुणनफल 1109 × 505 में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि जो संख्या है 5,05,050 प्राप्त हो। ऑप्शन हमारे पास ये दिए गए हैं 4 ऑप्शन, कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कह रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए कि हमें जो है यह संख्या प्राप्त हो जाए। इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, और उसमें से यदि हम इस संख्या को घटा देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो 1109 को यदि 505 से गुणा करें तो कितना आएगा, यह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा। वह आएगा 5,60,045। ठीक है, ये इतना आएगा। अब इस संख्या को यदि इस संख्या में से हम घटा देंगे तो हमारे पास जो है आंसर निकल के आ जाएगा। आइए इसको घटा के देख लेते हैं। ये 5 हो गया आएगा, 4 में से 5 नहीं घटेगा, हासिल लेगा, यहाँ से हासिल लेगा, तो यहाँ से जब हासिल लेगा तो 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे 9 है ही, और 9 में से 5 गया 4, और ये 5 है, यानी कि हमारे पास निकल के जो आएगा वो आएगा 54,995। यह जिस भी ऑप्शन में होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का एक दशांक है, यानी कि 10वां हिस्सा है, यह तो करेक्ट ऑप्शन है। 1 किलोग्राम और 12 ग्राम इक्वल टू 1.012 किलोग्राम, यह भी यहाँ पे सही है। 10 मीटर और 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 1010 सेंटीमीटर, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इस कारण यह भी ऑप्शन जो है सही है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो हमसे कह रहा है 23/100, यह इक्वल टू 2.30 कह रहा है, ये यहाँ पे गलत है। और हमसे पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन हम टिक करेंगे, क्योंकि जब 23 को 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, जितने जीरो होते हैं उतने अंक के बाद दशमलव लग जाता है। यहाँ पे 0.23 आना चाहिए था, न कि 2.30। इस कारण यहाँ पे चौथा ऑप्शन जो होगा हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न, एक टंकी में 240 लीटर और 128 मिलीलीटर दूध है, जिसको 16 जारों में जो एक ही साइज माप के हैं में पूर्णतया भरा जा सकता है। ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है कि 16 जारों में यह भरा जा सकता है पूर्णतया। तो 16 जारों में यदि भरा जा सकता है तो एक जार में कितना भरा जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, या तो आप इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करके डिवाइड कीजिए, या फिर यहीं से डिवाइड करके आप देख पाएंगे। यदि आप इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको यह पता चलेगा, तो यहाँ से आप डिवाइड करके देखिए, 16 के 16, 16 करने 16 और 16 × 85 15 लीटर, और 16 × 8 128,
और 8 मिलीलीटर, यानी कि 16 लीटर और 8 ml एक जार में जो होगा यह दूध की माप होगी एक जार में। अब हमसे पूछ रहा है कि 22 जारों में कितना दूध आएगा, तो इसे हम 22 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से 22/176 ml हो जाएगा, ठीक है। ml तो हो गया 22/176, यहाँ से 22/110, 22 सेकंड में 22 और 22 11 33, 330 लीटर और 176 ml इसका जो आंसर होगा 22 जारों में भरे जाने वाले दूध की मात्रा का। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पहला ऑप्शन 330 लीटर और 176 ml। आप चाहे तो इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करें पहले, फिर उसको 16 से डिवाइड करें, फिर 22 से गुणा करें, उसके बाद फिर लीटर में बदल के आप आंसर दे सकते हैं। लेकिन मैंने एक छोटा सा यहाँ पे तरीका बता दिया, आप ऐसे भी कर सकते हैं यदि पूर्णतया डिवाइड हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। तो एक समकोण में पहले कितना होता है, एक समकोण में होता है 90 डिग्री। तो 4 में कितना हो गया, 4 × 90 प्लस और 2/3 यानी कि 2/3 समकोण 90। अब इन्हीं को हमको पूछ रहा है कि कितने डिग्री होगा। तो ये हो गया 4 × 36 360 डिग्री, प्लस इसको काट दीजिए, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 360 + 60 जोड़ने के बाद कितना आएगा, कितना आएगा, आएगा 420। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। 4 और 2/3 समकोणों में जो डिग्रियों की संख्या होगी 420 डिग्री होगी। अगला प्रश्न, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है। टंकी का कितना भाग खाली है। जिसे आयतन से निकालना हो वो आयतन से निकाले। मैं यहाँ पे एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। चूँकि यह घनाभ के आकार का है, ठीक है, ऐसा है। चलिए इसको हम कह रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है 9 मीटर है। चलिए 9 मीटर की ऊंचाई हमने दे दी इसको। यहाँ पे मान लीजिए 6 होगा, यहाँ पे होगा 3, ठीक। ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया, ये 3/3 हो गया, यानी कि पूरा हो गया। अब हमसे कह रहा है कि 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। तो 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भर दीजिए। भर गया। यह कितना पोर्शन था टंकी का, यह टंकी का 2/3 भाग था। अब हमसे पूछा जा रहा है टंकी का कितना भाग खाली है। 3 में 1 भाग खाली है। कितना खाली है, यही हिस्सा तो खाली है, यही वाला। तो जितना खाली है 1/3 भाग। तो यहाँ पे किस ऑप्शन में हमें यह दिखाई दे रहा है। बहुत आसान सा प्रश्न हो गया। 1/3 भाग खाली है, यह हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, इस कारण यह ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न है, एक आयत और एक वर्ग का जो परिमाप है हमें बराबर दिया गया है, ठीक है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। तब आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसके बराबर है। किसके बराबर है हमें बताना है। आइए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या कह रहा है, एक आयत है और एक वर्ग है, इनका जो परिमाप है बराबर है, और साथ ही साथ जो वर्ग का परिमाप हमें दिया गया है 96 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 × भुजा, यानी कि 4a = 96 दिया गया है। तो एक भुजा की माप कितनी हो जाएगी, 96/4, यानी कि यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा 24, ठीक है। यानी कि वर्ग की एक भुजा की जो लंबाई है वह है 24। अब आगे हमसे कह रहा है आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, यानी कि यह जो चौड़ाई है इसकी भुजा से 4 सेंटीमीटर कम। 24 में से 4 कम करेंगे तो आ जाएगा 20, ठीक। और आयत में आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है, तो यह भी हो गया 20। आयत का भी परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है, यानी कि 96 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यह और यह जोड़ के हो गया 40। हमारे पास बचा है 56 सेंटीमीटर, जो कि इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, यानी कि यह भी 28 सेंटीमीटर होगा, यह भी 28 सेंटीमीटर होगा। तब जाके आयत की जो परिमाप हो जाएगी, चारों भुजाओं की माप हो जाएगी, वो हो जाएगी 96 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब हमसे पूछा जा रहा है कि आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 20 गुणे 28। अब आइए इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। आयत का क्षेत्रफल जो होगा, इस आयत का क्षेत्रफल वो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 20 गुणे 28, ये हो गया 560 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका दोगुना हमसे पूछा जा रहा है, यह नहीं पूछा गया, इसका दोगुना पूछा गया है। तो 560 का दोगुना 1120, ऑप्शन 4 में हमें दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा गुजा जा रहा है स्क्रीन पे, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में ज़रूर आ रहा होगा। अगला प्रश्न है 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सारोगुणज। 4, 5, 6 का सारोगुणज मतलब इसका एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, यह आएगा हमारे पास 60। आप निकाल सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाल ही पाएंगे एलसीएम गुणनखंड विधि से। और आगे कह रहा है 5, 6, 9 का सबसे छोटा सारोगुणज। 5, 6, 9 का भी निकाल लीजिए, यह निकल के हमारे पास आ जाएगा 6, 9, ये आ जाएगा हमारे पास 90। इसका एलसीएम आ गया 90 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कह रहा हूँ, 90 आ गया। अब इनका अंतर हमसे पूछा जा रहा है, 4, 5, 6 का सबसे छोटा सारोगुणज और 5, 6, 9 का सबसे छोटा सारोगुणज का अंतर कितना है। 60 और 90 में कितना अंतर है, 30 का अंतर है। इस कारण यहाँ पे जो ऑप्शन 1 होगा ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, अब 15 प्रश्न जो है गणित के ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास गणित पेडागोजी के प्रश्न आ गए हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए। अब आइए सॉल्व करते हैं गणित पेडागोजी के प्रश्न। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण किसको पूरा करता है। गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। और चौथा ऑप्शन है महत्वपूर्ण गणित के शिक्षण उद्देश्य को पूरा करता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर क्रियाओं और मात्राओं का मापन, यह जो शिक्षण के किस उद्देश्य को पूरा करता है। तो यहाँ पे जो 45 नंबर का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यह गणित के बहुत संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। अगला प्रश्न, कक्षा 3 में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को 4562 और 728 का योग करने के लिए कहता है, यानी जोड़ने के लिए कह रहा है। एक शिक्षार्थी प्रश्न के उत्तर में निम्न प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। क्या कर रहा है, ऐसे उसने जोड़ दिया है। इसमें गलती उसने क्या की है कि इकाई के स्थान पे इकाई को नहीं लिखा, दहाई के स्थान पे दहाई को नहीं लिखा, और सैकड़े के स्थान पे सैकड़े को नहीं लिखा। शुरुआत से बस उसने लिखना शुरू कर दिया है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है हमसे यह पूछा जा रहा है, यह प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि बच्चे में किसकी कमी है। किसकी कमी है, योग के कौशल की, स्थानीय मान की अवधारणा की, पुनर्समूहीकरण के द्वारा योग के कौशल की, या फिर योग के सही क्रम की अवधारणा की। तो क्रम तो होगा नहीं। क्रम यह होता है कि ये इधर से हम इकाई की ओर से जोड़ना शुरू करते हैं, यदि वह इधर बाएं हाथ की ओर से जोड़ना शुरू कर दे तो उसका क्रम जो है गलत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो उसने क्या किया है, इकाई के स्थान पे इकाई को नहीं उतारा, दहाई के स्थान पे दहाई को नहीं उतारा, यानी कि स्थानीय मान की अवधारणा जो है बच्चे में कम है। यहाँ पे जो प्रतिक्रिया दर्शाई जा रही है वह बच्चे में स्थानीय मान की अवधारणा की कमी है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की पाठ्य वस्तु से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करता है। पहला ऑप्शन है भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। दूसरा, दी गई आकृति की दर्पण छवि यानी कि प्रतिबिंब आरेख बनाइए। तीसरा ऑप्शन, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। और चौथा ऑप्शन, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। यहाँ पे कौन सा बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत कर रहा है।
तो मैं बता दूं यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पहला ऑप्शन, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और फिर झंडे में सम्मिलित रेखाओं की संख्या की पहचान कीजिए। यह जो है बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत कर रहा है। अगला जो प्रश्न है, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। कैसे खींचा गया है, यह ग्रिड देख लीजिए। एक ग्रिड ये है, एक ग्रिड ये है। यहाँ पे OTSTS जो लिखा जा रहा है, यह है 1, यह है 10th, यह है 100th, यह है 1000th। अब हमसे इस पे आधारित जो प्रश्न पूछा जा रहा है, यह निरूपण किसकी ओर करता है? गिनतारा, अबेकस पर संख्याओं की स्थिति। दूसरा ऑप्शन है अस्थायी मान की अवधारणा। तीसरा ऑप्शन है दहाई और इकाई की तुल्यता। और चौथा ऑप्शन है गणितीय खेल। तो किसमें हम जो है 1, 10th, 100th, 1000th करते हैं? किसमें करते हैं? यह हम करते हैं अस्थानी मान में। तो यह जो है अस्थानी मान की अवधारणा की ओर संकेत कर रहा है। यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होगा ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, प्रारंभिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वेन हाइल के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? पहला ऑप्शन है मानसिक चित्रण स्तर, दूसरा है विश्लेषणात्मक स्तर, तीसरा ऑप्शन है अनौपचारिक निगमन स्तर और चौथा ऑप्शन है औपचारिक निगमन स्तर। तो यहाँ पे दी गई आकृतियों को दिखावट के आधार पे वर्गीकृत करने की योग्यता उनमें है। तो हाइल के अनुसार वे जो हैं मानसिक चित्रण स्तर पर हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियाँ तथा संदर्भ किसको दर्शाने के 5 तरीके हैं? गणितीय चिंतन एवं विचार को, या फिर ज्यामितीय प्रमाण को, गणित की पाठ्यचर्या को, या फिर गणितीय शब्द भंडार को। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है, यह जो 5 तरीके दिए गए हैं दर्शाने के संदर्भ को, यह तरीके जो हैं गणितीय चिंतन एवं विचार को दर्शाने के 5 तरीके हैं। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा और वास्तविक संसार की परिस्थितियाँ। अगला जो प्रश्न है 52 नंबर, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। भाग की अवधारणा को पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं क्या, और शिक्षार्थियों को 48 घंटों में दिए गए कालमों में संबंधित कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। क्या किया है? एक गणितीय दीवार का निर्माण किया है और भाग पे आधारित 48 घंटे में कोई 2 तथ्य लिखने के लिए कहा है। यह गणितीय दीवार आप देख लीजिए, जो कि सीटेट की परीक्षा में दिया गया था। अब इस पे आधारित यह प्रश्न है, यह गतिविधि किस में शिक्षक की सहायता कर सकती है? शोर मुक्त कक्षा कक्ष वातावरण बनाने में, अगले 2 दिनों के लिए शिक्षार्थियों को किसी गणितीय कार्य में व्यस्त रखने में, या फिर प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने के अवसर देने में। और तीसरा लास्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा सीखे गए तथ्यों की संख्या को रिकॉर्ड करने में। तो टीचर ने क्या कहा है कि सभी लोग 2 तथ्य लिखें 48 घंटों में। तो उन्होंने ऐसे लिखना शुरू किया, 25/5 = 5, 0/6 = 0। तो ऐसा करने के पीछे जो गतिविधि है किसमें सहायता कर सकती है? यह जो है प्रत्येक बच्चे को अभिव्यक्ति के और एक दूसरे से सीखने का अवसर देने में सहायता कर सकती है। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट होगा। 53 नंबर प्रश्न, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक है। चाक्षुष स्मृति अवरोध की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। दूसरा ऑप्शन है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई। तीसरा ऑप्शन है एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। और चौथा ऑप्शन है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा पहला ऑप्शन, गणित संबंधी तथ्यों के संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेतक हो सकता है। अगला प्रश्न,
एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों को मिलाने के लिए कहता है। कौन सी समान आकृतियाँ? ऐसे दिया गया है और इसमें कह रहा है कि समान आकृतियों को मिला लीजिए। जैसे इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए। समान आकृतियों को मिलाना है, थोड़ा सा इनका रूप जो है बदल दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि इस खेल का क्या उद्देश्य है। कक्षा कक्ष के वातावरण को व्यस्त और आनंददायक बनाना। दूसरा है विभिन्न अभिविन्यासों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आँख हाथ के समन्वय को बढ़ाना। चौथा ऑप्शन है समानता और सर्वांग समता की अवधारणा को विकसित करना। तो यहाँ पे समान आकृतियों को मिलाने के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है इसी चीज़ का कैसा भी विन्यास दिया गया है और यहाँ पे कैसा है, त्रिभुज यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे वर्ग कैसे दिया गया है, यहाँ पे वर्ग कैसे दिया गया है। इस कारण यह जो खेल का उद्देश्य होगा यहाँ पे विभिन्न अभिविन्यासों में सामान्य जो समान आकृतियाँ हैं उनको पहचान करने में बच्चों की मदद करना इस खेल का उद्देश्य होगा। ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? पहला ऑप्शन है आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरणें, रेखाएं और कोण। दूसरा ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं। तीसरा ऑप्शन है द्विविमा और त्रिविमा आकृतियों में अंतर करना। और लास्ट ऑप्शन है सममित की अवधारणाएं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? जो जियो बोर्ड होता है ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं के लिए शिक्षण का एक प्रमुख साधन होता है। ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आते हैं 56 नंबर प्रश्न पे। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने द्वारा बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे 4 चीज़ें इधर उधर करके दी गई हैं। कौन कौन सी है? रोज़मर्रा की भाषा, गणितीयकरण स्थिति की भाषा, तीसरा है गणितीय समस्या समाधान की भाषा और चौथा प्रतीकात्मक भाषा। इन्हीं को इधर उधर किया गया है। तो कौन सा क्रम जो है समस्याओं को प्रदर्शित करने द्वारा बढ़ाया जा सकता है? यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो पहला ही ऑप्शन है। रोज़मर्रा की भाषा, फिर गणितीयकरण स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, उसके बाद प्रतीकात्मक भाषा। यह क्रम जो होगा यहाँ पे सही होगा। 57 नंबर प्रश्न, गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रवाहपूर्णता का अर्थ है नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। प्रश्न है गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शंस हमारे पास हैं समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। दूसरा ऑप्शन है समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। तीसरा है एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। और चौथा ऑप्शन है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। तो गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है? यह हमारा 57 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे जो 57 नंबर का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी या फिर 3। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता, यह जो है गणित में लचीलेपन की ओर संकेत करता है। 58 नंबर प्रश्न, एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 28 को 65 के रूप में परिकलित करता है, यानी कि दिमाग में ही, मानसिक रूप से ही। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया, कि पूछा गया कि तुमने कैसे किया, तो उसने अपने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38 जो है 40 के नज़दीक था, इसलिए उसने 27 + 40 कर दिया जो कि 67 है। और फिर उसने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की यह युक्ति क्या कौन सी है? हमें बताना है। पहला ऑप्शन है प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, दूसरा है पुनर्समूहीकरण, तीसरा ऑप्शन है प्रतिकारी और चौथा ऑप्शन है समृद्धि कारक। यहाँ पे योग करने की जो युक्ति होगी वो होगी प्रतिकारी, यानी कि कंपनसेटिंग, जिसका एक अन्य अर्थ होता है काउंटर बैलेंस। अगला जो प्रश्न है 59 नंबर, मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं
क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। किसका अवसर उपलब्ध कराती हैं? मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना। और तीसरा ऑप्शन है कलन विधि एल्गोरिदम को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्या में समस्याओं का अभ्यास करना। चौथा ऑप्शन है परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षाओं में उसके निष्पादन में सुधार करने में मदद करना। यह है 4 ऑप्शन। तो मानसिक गणित किसके अवसर उपलब्ध कराती है? यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कलन विधि को सीखने में निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक समस्याओं का अभ्यास करना। ठीक है। अगला प्रश्न जो कि इस सेशन का लास्ट प्रश्न होगा, प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है? किस क्षेत्र में समस्या है? श्रवण स्मृति, प्रक्रिया स्मृति, दृश्य प्रक्रमण या फिर भाषा प्रक्रमण। तो बच्चे को किस में दिक्कत है? संख्या, संक्रिया चिन्हों, सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित करने में। इस कारण उसकी जो समस्या होगी वह दृश्य प्रक्रमण के क्षेत्र में होगी। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करते रहिए। मैं जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।